रुको मत जाओ। तो स्टूडेंट्स, नमस्कार, स्वागत है आज की समग्र इंस्टीट्यूट ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका। आज हम विराम चिन्हों का प्रयोग सीखेंगे। मैंने शुरू में ही एक लाइन लिखी, रुको मत जाओ। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों लिखा है मैंने। तो देखिए, विराम चिन्हों का उपयोग इसी लाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं। देखिए, अगर मैं विराम चिन्ह, सपोज एक अल्प विराम है, इसका प्रयोग करूं रुको और कॉमा मत जाओ, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि हम किसी को रोकने के लिए कह रहे हैं कि रुको मत जाइए। और अगर मैं इस अल्प विराम को यहाँ प्रयोग ना कर कर इसकी अगली लाइन में प्रयोग करूं, मत के बाद प्रयोग करूं, तो आपको क्या लगेगा? पढ़कर देखेंगे आप खुद ही, रुको मत जाओ। ऐसा लगेगा अब हम किसी को रुकने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रुको मत, चले जाइए। आप इन दोनों लाइनों से समझ गए होंगे कि सिर्फ शब्द वही थे, दोनों बार एक ही जैसे शब्द थे, केवल और केवल हमें उसके अंदर कॉमा का प्रयोग अलग तरीके से कर देने के कारण उसके अर्थ में भिन्नता आ गई। अब आप यहाँ पर दोनों को लगाकर एक साथ देख सकते हैं। पहला फिर से देखिए, रुको मत जाओ, और यहाँ पर है रुको मत जाओ। इससे आप समझ गए होंगे कि हमें विराम चिन्हों का प्रयोग जो है बड़ी बड़ी ही सुंदरता से करना है, उसमें एक खूबसूरती होनी चाहिए, हम जो कहना चाहते हैं वो स्पष्टता आनी चाहिए, तो केवल और केवल विराम चिन्हों के सही प्रयोग से हो सकता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं विराम चिन्ह और उनके प्रयोग व नियम की। तो देखिए विराम चिन्हों की आवश्यकता क्या होती है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है ठहराव, यानी कि ठहरना। मतलब हम अगर लगातार मैं बोलती रहूं और कहीं मैं कोई पॉज नहीं लूंगी, तो मेरे जो वाक्य हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और कई बार मेरी भाषा आपके लिए सरल या सुबोध नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ मैडम क्या बोल रही है। ठीक है, अब हम इसी बात भाषा को समझने के लिए, विराम चिन्हों को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके जो विराम चिन्ह है वैसे तो बहुत सारे हैं। हिंदी का अपना एक ही विराम चिन्ह होता है जो है पूर्ण विराम। ये होता है जो कि एक डंडे के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीधा होता है। तो यही केवल एक निजी चिन्ह कहते हैं कि यही हिंदी का एक अपना निजी चिन्ह है। बाकी सब हमने कहीं इधर-उधर से लिए हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर एक और ये पूर्ण विराम है जो कि वाक्य खत्म होने पर किया जाता है। एक प्रश्नवाचक है, इंटरोगेशन वाला, ये हम क्वेश्चन करने पर करते हैं। विस्मयादिबोधक है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, और कुछ और हमारे पास विरामोत्तर चिन्ह होते हैं जो विराम तो नहीं है पर हमें उनका प्रयोग करना होता है। जैसे योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, लोप चिन्ह है, अनुवृत्ति चिन्ह है, विकल्प चिन्ह है, एकल अवतरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, स्मरण चिन्ह या हंस पद चिन्ह है। हम इन्हें एक-एक करके सभी को चेक करेंगे कि किस चिन्ह का क्या अर्थ होता है या इनका प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, सबसे पहला चिन्ह जो है हमारे पास वो है पूर्ण विराम, यानी कि यह केवल और केवल इस बात को इंगित करेगा कि आप कहाँ पर अपनी बात को पूरी तरह से कहकर खत्म करते हैं। तो देखिए, वाक्यों में सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, सबके विचार अपने में पूर्ण हैं, तभी हमें पूर्ण विराम लगाना है। जैसे मैंने कहा, मेरा नाम एक्स वाई जेड है, ठीक है? तो मतलब जो भी नाम आपका आएगा वह नाम, तो यानी कि आपने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है। कभी-कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय भी हमें वाक्यों के अंत में, वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे देखिए, एक छोटा सा वाक्य है, ये वाक्यांश है, गोरा रंग। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गालों पर कश्मीरी सेब की झलक। तो एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं, अति सुंदर बालक। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। हम बस किसी बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, हमें वहां पर कोई आंसर या क्वेश्चन उससे आगे नहीं चाहिए।
तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। तो पूर्ण विराम को इंग्लिश में तो फुल स्टॉप कहते हैं, फुल स्टॉप। वहां पर हम इसे डॉट इसे दिखाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। इस एक और तरीके से आप समझिए आज ना, थोड़ा सा, कि पूर्ण विराम को और किस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, या विराम चिन्हों को आप कैसे समझ सकते हैं। श्याम गया, श्याम गया। और एक बार मैंने फिर लिख दिया श्याम गया। अब मैं देखिए क्या कह रही हूँ, शाम गया फुल स्टॉप, शाम गया क्वेश्चन मार्क, शाम गया एक्सक्लामेटरी मार्क, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो यहाँ पर हमारा एक स्पष्ट, जैसे किसी ने प्रश्न किया कि शाम कहाँ है, शाम गया क्या, तो हमने आंसर दिया शाम गया या शाम चला गया। फिर हमने एक प्रश्न किया, शाम गया मतलब शाम चला गया क्या, और यहाँ पर हम करें अरे शाम चला गया, ओहो बड़ी जल्दी चला गया, मतलब हम ये हमें यहाँ पर एक आश्चर्य हो रहा है। आप समझ गए होंगे कि हमें विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं, अल्प विराम। देखिए अल्प विराम होता है कॉमा, इंग्लिश में से हम कहते हैं कॉमा। इसका प्रयोग क्या होता है, यह है वाक्य, जब इसको कहाँ यूज करते हैं, जब वाक्य में दो सभी समान पद हो, सभी समान पद हो। पद का अर्थ आप सभी को पता होगा, नहीं तो जब जो शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह शब्द पद बन जाता है। जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे सामने कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे। देखिए यहाँ पे राम भी संज्ञा पद है, यह भी संज्ञा है, यह भी संज्ञा है, यह भी संज्ञा है और यह भी संज्ञा है, राजभवन भी संज्ञा है। ये 1 2 3 4 ये चारों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राजभवन तो कोई भी हो सकता है ना। पर अगर हम राष्ट्रपति भवन कहेंगे तो एक ही है वो। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पर सभी समान पद है, यानी कि सभी समान पद कैसे हुए, ये सभी संज्ञा है। या फिर ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देहरादून टिहरी पौड़ी और चमोली, गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी स्थानवाचक संज्ञा है, टिहरी पौड़ी चमोली। तो हम सभी में, और ये सभी समान पद हुए, तो हम इन सभी में कॉमा लगाएंगे। लेकिन और से पहले हम कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसको हमें और से पहले कभी भी कॉमा का प्रयोग नहीं करना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए, वहां भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। तो देखिए, जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक भाव डाल रहे हैं। भाव क्या डाल रहे हैं, दूर से आने का। हम कहते हैं ना, ओहो दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। तो इस तरीके से हमने किसी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति करी और उस पे हमने एक वजन डाला, एक भाव डाला, तो हम यहाँ पर भी कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, यदि बातें नाटकीय ढंग से कही जाए तो अल्प विराम के स्थान पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो मतलब अगर मैं कहूँ वह दूर से, बहुत दूर से आता है, पर मैं अब ये कहाँ कह रही हूँ, किसी मंच पे, नाटक में, या मंचन होता है ना, रामलीला इत्यादि का मंचन होता है, नाटक में, एकांकी में, इस जगह पे जब भी मैं इनका प्रयोग करूंगी तो मैं इसके आगे कॉमा नहीं लगाऊंगी, मुझे लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, और यहाँ पर भी यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक नाटकीय अंदाज दिखाना है। वह दूर से, बहुत दूर से आता है,
इस प्रकार से हमें उसे थोड़ा-सा गा कर, थोड़ा-सा उसके बारे में एक नाटकीय अंदाज से हमें उसे बोलना है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि वाक्य में कोई अंतर्वर्ती पदांश या वाक्य खंड आ जाए, अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक अंतर्वर्ती पदांश होगा। कैसे? श्री रमन लाल देसाई के युग का ग्राम सेवक, जेल में गया हुआ सत्याग्रही कहानी लेखक। अब ये या तो दो लोग हो सकते हैं या इसी ग्राम सेवक की दूसरी उपाधि हो सकती है कि वो कहानी लेखक है। अब कहाँ है? तो हमने दोनों जगह क्या किया है? कॉमा का प्रयोग किया है। ग्राम सेवक और कहानी लेखक। ठीक है, तो ये हमारे अंतर्वर्ती पदांश हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यदि वाक्य के बीच में ना पर, इसी से, इसीलिए, किंतु, परंतु, अतः, क्योंकि, जिससे, तथापि इत्यादि अवयवों का प्रयोग हो तो इसके पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। देखिए क्या कैसे करेंगे? जैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुम क्लास में नहीं आए पर तुम्हारा मित्र आया था। देखिए, अब पर आया है ना, पर से ठीक पहले हमें कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कहीं अतः तुम क्लास में नहीं आए, और अगर हम यहाँ पे कहें अतः क्लास नहीं चली, तो यहाँ पर भी हमें अतः से जस्ट पहले कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम कभी लेटर लिखते हैं ना, प्रिय अनुज, तो हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे, है ना। तुम्हारा पत्र मिला, तो इस तरीके से हम लिखते ना। यहाँ पर हम नाम के आगे क्या लगाएंगे? हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम यहाँ पर एक और बात बता सकते हैं। जैसे मंच पर भी संबोधन कर रहे हैं ना, देवियों, एवं सज्जनों, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है। मेरा भाई जो एक इंजीनियर है, तो यहाँ पर जो है ना, जो, यह एक क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। हम जब सर्वनाम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये एक संबंधवाचक है। जैसे एक और संबंधवाचक का उदाहरण दे देती हूँ। जो करेगा सो भरेगा। तो अब आप समझ गए ना, जो और सो यहाँ पर संबंधवाचक है। तो यहाँ पर भी इनसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो से पहले हमें कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब इस सेंटेंस में तो यहाँ कर सकते हैं, पर यहाँ पर देखिए मेरा भाई जो, तो जो से पहले हमें कॉमा का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने दो विराम चिन्हों का प्रयोग किया हुआ, एक कॉमा का और एक सिंगुलर इन्वर्टेड कॉमा का, डबल इन्वर्टेड कॉमा का। तो देखिए जब हम कभी किसी की उक्ति को एज इट इज लिखते हैं तो वहां पर तो हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे जस्ट पहले हमें कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? मोहन ने कहा मैं कल पटना जाऊंगा, तो ये मोहन की ही बातें है ना, तो इसलिए इसमें इससे जस्ट पहले हमें कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसकी लाइन को उसी के अंदाज में बोलने के लिए हमें यहाँ पर एक ये कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। बस, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा जैसे शब्दों के आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्पविराम लगता है। मतलब अगर जैसे हम कहें बस हो गया, रहने दीजिए, तो कहते हैं ना बस करो, बस करो, शैतानी नहीं, शैतानी नहीं, तो यहाँ पर क्या लगेगा? बस करो, दोनों जगह लग सकता है।
ये केवल एक ही जगह लगा सकते हैं, इस तरीके से अल्पविराम, शैतानी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी लंबे वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्यांशों का प्रयोग हो, तब अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। चाहती थी ऐसे बोलूं जैसे कोयल प्रथम किरण से बोलती है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये छोटे छोटे वाक्यांश है, चाहती थी, ऐसे बोलूं, छोटे छोटे वाक्यांश है, ये कंप्लीट वर्ड नहीं है, अपने आप में पूरी तरह से बात नहीं कर रहे, ये इस पर डिपेंड करता है अगले पद पर, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, दोनों ही जगह कॉमा आएगा। देखिए, आपको मैं बताती चलूं, अल्प विराम जो है वो है हिंदी में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह है, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है अल्प विराम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। योजक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, तीसरा है ये पॉइंट, तीसरा है योजक चिन्ह। पहले हमने पूर्ण विराम पढ़ा, फिर हमने कॉमा पढ़ा यानी कि अल्प विराम, और अब हम योजक चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। तो योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह जो होता है वो बहुत इजी है, इसका पता लगाना भी आसान है। देखिए, ये विपरीत, जब विपरीत शब्द होंगे, विपरीत होंगे, जैसे कि दिन रात, इन दोनों के बीच में लगेगा, या जहां द्वंद्व समास होगा, माता पिता, माता और पिता, तो यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, या फिर हम जब समान शब्द बोलेंगे, जैसे कि लूला लंगड़ा, ठीक है, तो इस धर्म अधर्म ये भी अपोजिट हो गए, लड़का लड़की ये भी अपोजिट हो गए, तो हम ऐसी जगह पर योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया, ये विपरीत है ना, ऊपर नीचे, लेन देन, माता पिता, दिन रात। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर द्वंद्व समास, जहां द्वंद्व समास होगा वहां पर भी हम ऐसे ही पदों का प्रयोग करेंगे। द्वंद्व समास कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, ये द्वंद्व समास में आता है, माता पिता। या फिर एक और होता है द्वंद्व समास में, जैसे राम श्याम, ठीक है, ये भी द्वंद्व समास है। ठीक है, इन दोनों के बीच, द्वंद्व समास के बीच में हम और या फिर या लगाएंगे, तो समझ जाइएगा कि वहां पर द्वंद्व है, द्वंद्व समास है, तो हम यहाँ पर योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो, वहां योजक चिन्ह लगता है। देखिए, ये दो संज्ञा विशेषण पद हैं, रोला लंगड़ा, भूखा प्यासा, अंधा बहरा, तो ये दोनों के दोनों विशेषण है, इसलिए कि यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, सभी जगह पे योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, सार्थक निरर्थक शब्द हमने शुरू में पढ़े थे, खाना वाना, पानी वानी। देखिए, ये दोनों शब्द सार्थक हैं, ये दोनों हमारे निरर्थक शब्द हैं, इनको हम निरर्थक मान के चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जब दो शुद्ध संयुक्त क्रियाएं होंगी एक साथ प्रयुक्त होंगी, देखिए ये संयुक्त क्रिया ना, पढ़ना लिखना, उठना बैठना, खाना पीना, खाना पीना, रोना हंसना, हंसना, चलना फिरना, फिरना। अब देखिए, दोनों क्रिया है ना, चलना भी क्रिया, फिरना भी क्रिया, खाना भी क्रिया, पीना भी क्रिया, तो दो संयुक्त क्रियाएं हुई ना। क्रिया की मूल धातु के साथ आई प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच भी योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है जैसे अम, मूल धातु क्रिया होती है खा, तो हम इसकी प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे खिलाना या फिर खिलवाना, तो ये दोनों ही प्रेरणार्थक है, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि चलना, मतलब मूल धातु होगी चल, चलाना, चलवाना, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। अब ये दोनों ही प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। जैसे कि देना मूल क्रिया हो गई, तो दिलाना या फिर दिलवाना, ये दोनों हमारी कैसी धातु हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ये दोनों की दोनों हमारी प्रेरणार्थक हो गई। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर, कि जब हमें किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो। शब्द का अर्थ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कुशासन। तो यहाँ पर अगर हमारा देखिए, इनके दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ हो सकता है बुरा शासन, और एक अर्थ हो सकता है घा, घास से बना शासन। घास का यानी कि कुश का आसन है ना, कुश होता है ना शासन, घास मतलब कुश, घास मतलब कुश, तिनका ना। तो देखिए, अगर हमें बुरा शासन की हमारा अभिप्राय बुरा शासन से है, तो हमें लिखना पड़ेगा कु शासन। ठीक है। और अगर हमें हमारा अभिप्राय घास के शासन से है, तो कुश शासन चल जाएगा। ठीक है, या फिर लिखेंगे हम कुश आसन। ठीक है, ये तब लिखा जाएगा, इसका अर्थ बन जाएगा घास का आसन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जब एक ही संज्ञा पद दो बार प्रयुक्त होगा, मतलब इसे द्विरिक्ति भी कहते हैं। देखिए, द्विरिक्ति पूछा जाता है एग्जाम्स में, द्विरिक्ति बहुत बार आया है। और द्विरिक्ति मैंने, मुझे लगता है पूरी पिछली वीडियो में दो बार बता भी चुकी हूँ। द्विरिक्ति होता है जब एक ही शब्द को हम दोहराते हैं, और वो कभी विपरीतार्थक होता है, कभी पर्यायवाची होता है, तो वहां पर द्विरिक्ति उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर गली गली, नगर नगर, द्वार द्वार, शहर शहर, है ना, या फिर इस प्रकार के शब्दों को जब हम दोहराएंगे, तब वहां पर ये योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में भी दो अवयवों तथा ही से को न आदि के बीच में योजक चिन्ह का व्यवहार होता है। देखिए, ये किस प्रकार के हैं? परिमाणवाचक हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, मुझे कुछ खाने को दे दो, तो कुछ आया, कुछ ना कुछ दे दो। तो यहाँ पर जब हम ना का लोप करें तो योजक चिन्ह, या फिर ना भी करें तो इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह, इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। और या फिर बहुत बहुत, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बहुत, इन सभी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिए, निश्चित संख्या वाचक विशेषण के बीच में जब दो पद एक साथ प्रयुक्त हो, तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगता है। जैसे दो चार, एक एक, एक दो, चार चार, जैसे कहते हैं ना, बार बार, हर एक, ये गिनतियां हैं, है ना, निश्चित संख्या वाचक है। प्रत्येक, बार, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निश्चित संख्यावाचक में भी सा का प्रयोग होगा, तो दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाएंगे। बहुत सी बातें, कम से कम, देखिए यहाँ पर दोनों जगह योजक चिन्ह लगा ना, इस प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं। गुणवाचक विशेषण में भी सा जोड़कर योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बड़ा सा पेड़, बड़े से बड़े लोग, ठिगना सा आदमी। तो देखिए, सा लगा रहे हैं, से लगा रहे हैं, तो उनसे पहले हमें योजक चिन्ह लगाना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता, तब उस पद के साथ संबंधी पद जोड़कर दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जा सकता है। जैसे हम कहेंगे, भाषा संबंधी चर्चा। देखिए, संबंधी बात आई तो जस्ट पहले हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया। या फिर कहें, विद्यालय संबंधी चर्चा या बातें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह का, के और की लुप्त या अनुक्त हो, तो दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे शब्द सागर, तो शब्द, इसको कैसे लिखेंगे? शब्दों का सागर। लेकिन हमने क्या किया, इसको हमने इस संबंध कारक चिन्ह को लोप कर दिया, इसको गायब कर दिया। तो हम इसमें यहाँ पर क्या योजक चिन्ह लगाएंगे? तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? शब्द, शब्द
सागर। इस प्रकार लिखें। जैसे लेखन कला तो मतलब लिखने की कला, शब्द भेद यानी शब्दों के भेद। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक क्या होता है कि जहाँ सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन किया जाता है, इसको हम इंग्लिश में इंटेरोगेशन बोलते हैं। इंटेरोगेशन मतलब समझते हैं ना, किसी का हम इंट्रो लेते हैं, लाइक इंटेरोगेशन। मतलब इनके आगे क्वेश्चन मार्क रहता है। जैसे अगर हम किसी को तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, सीधे सीधे हमने प्रश्न किया, तो हम यहाँ पर इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए, इसकी दो तीन अवस्थाएं होती हैं जहां जहां हम इसका प्रयोग करते हैं। एक तो पहली हो गई जहां सीधे सीधे प्रश्न कर रहे हैं हम, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारी उम्र क्या है, या तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, या तुम, है ना, इस तरीके से हमने सीधे सीधे प्रश्न किया तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। लेकिन कहीं भी क्या होता है कि जहां हमें पता ही नहीं है और हम उससे पहले बोले कि आप शायद देहरादून से हैं, अब हम यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या, क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं आए हैं, और नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं। और यहाँ पर हमें अब स्थिति जो है हमारी स्पष्ट नहीं है, हमें नहीं पता, हमें तो शायद लगा दे, डाउट है, तो डाउट होने पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। और अब देखिए अब और कहाँ लगाते हैं। तीसरा, हम जहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग करना होता है वह होता है व्यंग में। व्यंग करते हैं ना, कटाक्ष करते हैं किसी पर, तो हम वहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहें कि भ्रष्टाचार आज का शिष्टाचार है, शिष्टाचार है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो ये क्योंकि हम व्यंग कर रहे हैं, किसका व्यंग कर रहे हैं कि हमारे लिए अगर कहेंगे ना कोई आज का डिसिप्लिन या फिर आज का आचरण कैसा होना चाहिए, तो भ्रष्टाचारी होना चाहिए। तो हालांकि ये देखिए गलत है सेंटेंस, मतलब इस तरह से नहीं हो सकता, लेकिन एक ये कटाक्ष है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आ गया विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि ये वाला निशान। देखिए अभी तक हम रिवाइज कर लेते कौन कौन सा किया हमने। फुल स्टॉप किया यानी कि पूर्ण विराम, फिर हमने अल्प विराम किया यानी कि कॉमा, फिर हमने किया योजक चिन्ह, फिर हमने किया प्रश्नवाचक चिन्ह, और अब हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब ये क्या होता है, ये देखिए बहुत इजी है इसको पता करना। जहां हमें दुख हो, खुशी हो, है ना, जैसे करते ना हुर्रे, तो हुर्रे जब बोल रहे हैं तो वहां पर हम इसको लगा देंगे, ठीक है, या हम किसी को आशीर्वाद दें, आशीर्वाद। देखिए वर्तनी शुद्धि में ये वाला भी हम सीखेंगे, यहाँ पे व के ऊपर र क्यों आया। यहाँ ये वाला आशीर्वाद गलत होता है, ये वाला, ये गलत होता है, इसको नहीं करिएगा कभी भी, करेक्ट, ये गलत है। अगर हम इसको थोड़ा स्लो करके लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पिछली प्रीवियस वीडियो में भी जब मैंने बताया था कि जब हम कभी कोई, जैसे हमने लिखा गर्भ, तो माँ पे हम मात्रा लगा रहे हैं, अगर उसकी ध्वनि उससे पहले के बाद, पहले वाले वर्ण से पहले वर्ण के बीच में आती है, तो जैसे ग, र, म, पर अगर हमने ग के ऊपर लगा दिया तो ये जो ध्वनि है वो इससे पहले बोलेगी, तो रगम बन जाएगा, तो गलत हो गया। इसी प्रकार देखिए मतलब इसको समझ लिए, आ शिर, अब मैं र वैसे ही लिख रही हूँ, वाद, तो र जो है मात्रा है, अगर मात्रा बनाएंगे तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, तब हमारा ये वर्ड सही बन जाएगा, आशीर्वाद, इस प्रकार से, ठीक है। अभी फिलहाल ये तो वर्तनी शुद्धि के लिए बता दिया, पर फिलहाल समझिए विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो कहाँ कहाँ होगा। जब कभी दुख हो या हम किसी को हम कहें आशीर्वाद दें, आशीर्वाद देते ना, कहते हैं खुश रहो, है ना, सौभाग्यवती भव,
या फिर हम कहते हैं आयुष्मान भव, चिरंजीव हो, है ना। तो कहते हैं ना यशस्वी, अगर जैसे मुझे कहना हो आप सभी यशस्वी हो, तो मैं यहाँ पर ये वाला निशान बना दूं। ठीक है। खुशी भी व्यक्त इसी से होती है, दुख भी, है ना। पीड़ा भी इसी से पता चलती है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। आप में से बड़ों के आदर में सादर संबोधित करने में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हे राम, तुम मेरा दुख दूर करो। हे ईश्वर, सबका कल्याण हो। ठीक है। नेक्स्ट, जहां अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए। भगवान तुम्हारा भला करे, यशस्वी हो, उसका पुत्र चिरंजीवी हो, प्रिय किशोर, स्नेहाशीर्वाद। ठीक है। नेक्स्ट, जब मन में खुशी व्यक्त की जाए, कैसा निखरा रूप, मतलब हम यहाँ पर किसी की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वाह वाह क्या रूप है ना से, तुम्हारी जीत होकर रहेगी, तुम्हारी जीत होकर रही, शाबाश, वाह वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने। तो हम यहाँ पर भी देखिए प्रशंसा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हम यही लगाएंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं उदाहरण चिन्ह की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए दो रूप होते हैं इसके, दो रूप होते हैं, एक होता है इकहरा और एक होता है दोहरा। इकहरा कैसा होता है? जहाँ पे सिंगल सिंगल का प्रयोग होता है ऐसे, और एक होता है डबल। ये देखिए ये इस प्रकार से लिखा जाता है ना, डबल। जहाँ किसी पुस्तक में कोई वाक्य या अवतरण जो का त्यों उद्धृत किया जाए, उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए किसी बुक से मैंने लिखा, जीवन विश्व की संपत्ति है, या जैसे जीवन के बजाय जल कह दें, क्या कह दें हम? जल। जैसे कहीं किसी बुक में ये लाइन हो, जल ही जीवन है, तो हम यहाँ पर डबल उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि फुल स्टॉप के बाद में ही लगाएंगे हम इसको, डबल इन्वर्टेड कॉमा को, और फिर उसके बाद में जिसके द्वारा वो बात कही गई है उसका नाम लिख देंगे। जो भी नाम है उनका ना, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। या जैसे हमारे यहाँ पर कितने हमारे बड़े बड़े महान व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने अगर कोई उक्ति कही है, जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने लिखा था, उन्होंने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब हम दूंगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखने के बाद में पहले तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में करने के बाद उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, पूरा नाम लिखेंगे। अच्छा ये साइड में आएगा, जगह की वजह से ऐसा लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। पुस्तक, समाचार पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का नाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय गहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निराला, पागल नहीं थे, तो निराला जो है वो हमारे एक लेखक हैं, है ना, उनका ये उपनाम है। उपनाम जब होगा तो हम जैसे मुंशी जी, मुंशी जी से आप सभी को अंदाजा लग गया होगा किन की बात हुई है। तो हम एक तरीके से कह रहेगा, यहाँ पे प्रेमचंद जी की बात हुई, प्रेमचंद जी। ठीक है ना। या फिर हम किसी, अगर हम किसी पत्रिका का ही नाम ले लें, जैसे रूपा, या फिर सहेली, ये पत्रिकाएं हैं, तो इनके आगे भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। ठीक है ना। इकहरा उद्धरण चिन्ह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जब हम किसी के महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को जैसे हम जैसा उन्होंने बोला और उसी को दोहरा रहे हैं, तब वहां पर भी हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना है। जैसे भारतेंदु जी ने कहा था, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का हमने प्रयोग किया है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अभी तक हमने इम्पोर्टेंट जितने थे वो सब कर लिए हैं। इसके अलावा
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सभी विराम चिन्ह हम पढ़ चुके हैं, सभी के बारे में हम लगभग पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने पी वाई क्यूज करने हैं। अब जो ये छोटे छोटे जो चिन्ह बचे हुए हैं इस प्रकार के, इनके बारे में हम आपको, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसलिए फटाफट इनको बता देते हैं एक बार हम आपको ना। तो जैसे योजक चिन्ह आपको बता दिया था। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? निर्देशन चिन्ह किसी विचार आदि को स्पष्ट करने के लिए, किसी विचार को अगर हमें स्पष्ट करना होगा तब वहां पे हम डैश लगाते हैं। जैसे हमने लिखा कि, जैसे हम जैसे ही लिखते हैं जैसे, तो फिर हम डैश लगाते हैं और हम यहाँ पर अपने आने का विचार बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? डैश का, निर्देशन चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का। फिर विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह में भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देंगे, यहाँ पर विवरण करेंगे ना। फिर लाघव चिन्ह क्या होता है? जब हम किसी बड़े, जैसे हम डॉक्टर लिख रहे हैं, डॉक्टर, इसका जब स्मॉल रूप लिखेंगे, छोटा वाला रूप लिखेंगे, तब वहां पर हम जीरो जैसा बनाते हैं, उसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं? लाघव चिन्ह। फिर लोप चिन्ह होता है। एक अगला चिन्ह कौन सा होता है? लोप चिन्ह। तो देखिए, जैसे अगर हम किसी किसी लाइन को लिखना चाहते हैं, अब एक्सप्लेन करना है हमें, लोप चिन्ह की बात हो रही है। अगर जैसे हमने लिखा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पूरा ना लिखकर हम डैश 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 लगाएंगे, बिंदी बिंदी लगाएंगे, माखन खायो, और फिर लास्ट में हम फिर से हम लिख दें लास्ट की लाइन, जैसे खाया ही लास्ट की लाइन हो, लास्ट का शब्द हो। तो ये बीच में जो हमने लोप किया है, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में बहुत सारी रचना थी, बहुत सारा कुछ कहना था, पर हम सब नहीं लिख सकते थे। तो हमने क्या किया, शुरू के दो शब्द लिखे और अंत के दो शब्द लिखे। तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया उसे? लोप चिन्ह। उसे क्या कह देंगे? लोप चिन्ह। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है छोटा सा, अनुवृत्ति चिन्ह। देखिए क्या होता है जब हम अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने लिखा, कोई शब्द लिखा, उत्तराखंड, और बार बार हमें उत्तराखंड ही लिखना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे आइजन नहीं बनाते हैं, बार बार इसी को बनाते हैं ना। मतलब इसका मतलब है यहाँ पर हम बार बार उत्तराखंड लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? अनुवृत्ति चिन्ह। तो मतलब बार बार इसी को हम प्रयोग करते रहेंगे, ऐसे 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 लगाते रहेंगे। तो ये थोड़ा कॉमा जैसा ही लगता है, लेकिन होता यह है कि हम ऊपर वाले ही चीज को हम वापस रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विकल्प चिन्ह। यहाँ पे विकल्प चिन्ह में क्या होगा? बस विकल्प होंगे कि या तो ये या तो फिर ये, मतलब इस तरीके से हम विकल्प। फिर एकल अवतरण चिन्ह, तो ये भी सिंगल, ये उदाहरण और दोनों बता चुके हैं आपको, ये सेम वैसे ही है। अब ये है स्मरण चिन्ह, हंस पद। तो देखिए, जैसे हमने कोई लाइन लिखी और कुछ हमारा छूट जाता है, तो हम ऐसे हंस पद बनाकर और यहाँ पर हम उस चीज को लिख देते हैं। जैसे हमारा का छूट गया, की छूट गया, लेकिन बहुत छोटा कुछ छूटा हो तो ही लिखें उसे। अगर जैसे बहुत बड़ी दो तीन शब्द छूट गए और तो हम हंस पद बनाकर बहुत बड़ा सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे कि यह ये है उसकी गुड़िया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे हमें लग रहा है की छूट गया, तो हम यहाँ पर ये ऐसे हंस पद बनाएंगे और की लिख देंगे, ठीक है। इतना ही छोटा ठीक है। अगर बहुत सारा शब्द छूट गया तो हमें वो सेंटेंस दोबारा ही लिखना चाहिए, ना कि उसी में हंस पद बना के तीनों चारों शब्दों को डालने की कोशिश करें। देखिए अभी और भी हैं, लेकिन हम विकल्प पी वाई क्यूज में देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे पी वाई क्यूज, हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं आज ही के टॉपिक के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सारणी एक व सारणी दो का सही मिलान कीजिए तथा कूट तीन से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सारणी एक के अल्प विराम, अल्प विराम होता है कॉमा, तो कॉमा देखिए ये है। कोष्टक, कोष्टक के बारे में नहीं बताया, तो जैसे हम ब्रैकेट में किसी चीज को हम लिखते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, है ना, बार बार लिखते हैं और उसको हम मेन शब्द में नहीं रखना चाहते, मुख्य लाइन में नहीं रखना चाहते, और बीच में बस हम उन्हें समझाने के लिए लिखना चाहते हैं, तो कोष्टक में उन चीजों को कर दिया जाता है। संक्षेप सूचक होता है लाघव चिन्ह, ये वाला, जैसे आपको पहले बताया था डॉक्टर हमें ऐसे लिखना है ना। योजक चिन्ह है हमारा ये, अब देखते हैं विकल्प में, ए का जाएगा तीसरा, ए का तीसरा, कोष्टक जाएगा फोर्थ, तो ये तो गलत हो गया विकल्प बी, डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? देखिए इसका नाम है अर्ध विराम। ये बहुत चलन में अब कम हो गया है। यह है थोड़ा सा पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा समय के ठहराव के लिए लगाया जाता है। यह भी ठहराव है, पर पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा, तो इसको कहेंगे अर्ध विराम। इसे क्या कहेंगे? अर्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 3, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? तो हंस पद कौन सा है? डी। इस तरीके से पैर बनाते हैं, हंस पद जैसे बनाए जाते हैं, इसको हम हंस पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है? तो जब किसी के कथन होते हैं, आपको बताया था, उनको क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण का मतलब ही एक तरीके से है कि किसी की बात को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों कहना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु शब्द युग्म में योजक चिन्ह का प्रयोग अनुचित है? अभी शब्द युग्म देख रहे हैं, दाल रोटी, रसोई घर, बहुत सा, मेरा मिलन। देखिए दाल रोटी आपका सही है, बहुत सा से सी में भी आपको वियोजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। रसोई घर में नहीं कर सकते, क्योंकि रसोई घर एक, रसोई घर एक संपूर्ण पद है, जैसे समासिक पद है, यहाँ पे नहीं करेंगे। विरह मिलन अपोजिट है, विरह मिलन है ना, बिछड़ना मिलना, एक दूसरे के विपरीतार्थक है, इसमें भी करेंगे। तो जहां नहीं कर सकते वो है रसोई घर, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आना जाना में उपेक्षित विराम चिन्ह क्या है? अब योजक चिन्ह आएगा इसमें, क्योंकि आना और उसका जाना ये आपस में अपोजिट है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो देखिए बताया था ना शुरू में कि सिर्फ पूर्ण विराम जो है वो हिंदी का अपना निजी विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। क्योंकि इंग्लिश में उसे डॉट करके लगाते हैं, इंग्लिश में कैसे लगाते हैं? डॉट। फुल स्टॉप को डॉट लगाते हैं। नेक्स्ट, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानाधिकरण जो होते हैं वहां पर आपको अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। अल्प विराम का कैसे होगा? जैसे हम किसी के नाम ले रहे हैं, वो हम अपने जिलों के नाम लिख देते हैं, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली। देखिए मैं कॉमा कॉमा लगा रही हूँ ना, तो सभी क्या हुआ? ये अल्प विराम हुआ। तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो देखो आनंद घर आया, कॉमा, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो हमें और से पहले विराम चिन्ह का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, अल्प विराम का प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। और लास्ट में यहाँ पर चला गया, इसके बाद होगा पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग। किस भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए जब हमें किसी भाव या शब्द की व्याख्या करनी है और उस अंश के मूल वाक्य को अलग रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोष्टक का प्रयोग करना है। नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? देखिए वहां पे हमें ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, हमें विस्तार से कहना ना, तो कहते हैं निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं, निम्नलिखित विकल्प हैं, विकल्प हैं जो इस प्रकार है, तो हम ऐसे लगाते हैं ना, तो ये विवरण चिन्ह का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द योजक चिन्ह युक्त है? परिवार, विद्यालय, खेल मैदान, माता पिता। तो योजक चिन्ह वाला तो ये ही है, माता पिता। ये सही है और यहाँ लगा हुआ भी है। नेक्स्ट चलते हैं। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई।
इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? देखिए, पता नहीं यहाँ पर ये फुल स्टॉप होगा कि कॉमा होगा, पर हम इसे फुल स्टॉप मानते हैं एक तो। ठीक है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, तो देखो रामू जो आया ना, तो जो से पहले हमें कॉमा लगाना होता है। बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पे भी कॉमा लगेगा, क्योंकि अब इससे संबंधित दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है, इससे ये कनेक्टेड है। कल उसकी टांग टूट गई, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का। नेक्स्ट चलते हैं। अरे तू आ गए, तू की बजाय तुम होगा यहाँ पर, तुम आ गए। इसमें अरे के बाद कौन सा विराम चिन्ह कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दो वाक्यों के मिलाने पर, दो वर्णों के मिलाने पर, दो शब्दों के मिलाने पर, दो स्वरों के। तो दो शब्दों के मिलाने पर होता है, वाक्यों में नहीं किया जाता। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है भाव व्यक्त करने हेतु पूर्ण विराम के लिए, प्रश्नात्मक रूप में, अल्प भाव व्यक्त करने के लिए होता है। बस हमें अपने भाव बताने, दुख, सुख, हंसी, खुशी इत्यादि। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने पर। मतलब अब हमें किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखना है, तो हमें वहां पे लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऐसे लिखते हैं ना, MBBS। ठीक है ना, हम उसे पूरा नहीं लिख रहे, हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, M.B.B.S। है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कोष्टक का चिन्ह क्या है? तो कोष्टक का चिन्ह तो ये भी है, ये भी है, पर हम फिलहाल इसको टिक करेंगे। निम्न चिन्हों में विस्मयादि चिन्ह है, विस्मयादि है डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न शब्दों वाक्यों में शुद्ध वाक्य के विकल्पों को चिन्हित कीजिए। आपने कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? आपने कहाँ जाना है? आपने कहाँ जाना है? देखिए क्वेश्चन मार्क आएगा सीधे सीधे, क्योंकि सभी जगह एक तो प्रश्न पूछा गया, आपको कहाँ जाना है ना। आपको कहाँ जाना है, ये विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य के विकल्पों को चिन्हित कीजिए। अरे तुम कैसे गिर गए? अरे तुम कैसे गिर गए? तो ये तो दोनों सेम ही हो गए, पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे पूर्ण विराम है। अरे तुम कैसे गिर गए, फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया, पर यहाँ पर कॉमा है। अरे तुम कैसे गिर गए, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती उदाहरण चिन्ह लगाया, तो ये तो गलत, ये भी गलत। बताइए इन दोनों में से कौन सा सही होगा? तो अरे, अरे अरे के बाद ये इसमें आदि बोधक चिन्ह तो सही लगाया है, पर तुम कैसे गिर गए, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य के विकल्पों को चिन्हित कीजिए। माता पिता का सदा आदर करो, तो शुद्ध बनेगा इसमें डैश, तो ये तो गलत हो गया। माता पिता का सदा आदर करो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया, तो ये भी गलत। माता पिता का सदा आदर करो, ये करेक्ट है। माता पिता का सदा आदर करें, यह भी ठीक है, ये आदेशात्मक है। अगर करो, करो को हम थोड़ा वैसे मान लिया जाए कि सादर नहीं है, सादर होना चाहिए ना, तो सादर आएगा ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य के विकल्पों को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये क्वेश्चन मार्क वाला तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। रोको मत जाने दो, क्वेश्चन मार्क वाला गलत गलत। और यहाँ पर देखिए कोई कॉमा नहीं लगाया, तो जिससे स्पष्ट नहीं होगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो हमारा विकल्प ए ही करेक्ट हो जाएगा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, अल्प विराम का। ये हमारे प्रश्न खत्म हो गए हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हम ऐसे ही अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते रहेंगे। कल हम समास पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय उत्तराखंड।